हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसआई के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो ज्ञान बिंदु की तरफ से अभी न्यू प्रैक्टिस सेट आया है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 जो न्यू आया है उसका सेट 1 देखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया आया है, इसमें करंट अफेयर्स भी अपडेट दिया गया है और बहुत सारे पॉइंट जो दिए गए हैं वो आपके डायरेक्ट परीक्षा में आ सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन के साथ देखेंगे, क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन उससे रिलेटेड फैक्ट आ सकता है। तो आपको फैक्ट अगर आप पढ़े रहिएगा तभी तो। और समझिए इसमें 20 सेट है, यानी 20 सेट में 2000 क्वेश्चन हुए और 2000 क्वेश्चनों को अगर आप डिटेल डिस्कशन के साथ इधर 15 दिन में पढ़ लेते हैं तो फिक्स है उसमें से वो 2000 के बदले वो 10,000 हो जाएगा और उसमें से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है? चलिए, अभी ये बुक आ चुका है मार्केट पे, इरिटोरिया का वार्षिकांक, और इसका भी जो पा यहाँ इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। इस 10 प्रैक्टिस सेट में टोटल 500 क्वेश्चन होते हैं। उसका एक ही मैराथन वीडियो हम लेके आने वाले हैं, जो कल आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो। और ये जो बुक है इसमें भारतीय इतिहास हमने कवर कर दिया है, जो टी-शर्ट प्लस बिहार स्पेशल बुक आता है। ठीक है? और अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म भर चुके हैं तो इरिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट आता है 15 प्रैक्टिस सेट, उसका भी मैराथन वीडियो हमने अपलोड कर दिया, जिसमें केवल जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस किया है मैंने। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये हमने सेट 1 यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ठीक है? जो यहाँ पे 1 से 25 पेज तक दिया हुआ है, तो आप बुक में देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में एक-एक क्वेश्चन को देखने वाले। प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है? चलिए, थोड़ा-सा ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे पेन साइज़ थोड़ा-सा पतला भी कर लें ताकि लिखने में अच्छा रहे। क्वेश्चन बोल रहा है दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। दीपक दौड़ रहा है, इस वाक्य में कौन-सा क्रिया है? इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये तो हिंदी का सवाल है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रुपए में किनके द्वारा ₹62 अनुमानित किया गया था? ₹62 अनुमानित किया गया था वी राव के द्वारा, वी राव के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कब? यह 1931-32 में निर्धारित किया गया था। कब किया गया था? 1931-32 में इसको निर्धारित किया गया था, ये आप याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 ईस्वी में ₹20 निर्धारित किया गया था। विलियम डिग्बी दिया हुआ है, विलियम डिग्बी के द्वारा 1899 ईस्वी में कितना? तो ₹18 किया गया था। और वाडिया और जोशी के द्वारा ₹44.30 निर्धारित किया गया था। किस ईस्वी में? तो 1913 और 14 में। एक चीज़ और याद रखिएगा, 1901 में एक काफ़ी फेमस व्यक्ति के द्वारा ₹30 निर्धारित किया गया था, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है? क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन नाम था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये हो गया 2 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? चार मीनार का निर्माण कार्य 1591 और 92 ईस्वी में पूरा हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 91-92 में। और इसका निर्माण कहाँ पे? तो हैदराबाद में कराया गया था। कहाँ पे? हैदराबाद में है चार मीनार, हैदराबाद में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा चार मीनार के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन है, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएँ 17 से विभाज्य है? टोटल जो 53 संख्याएँ हैं 17 से विभाज्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया? चंद्रयान-3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? वह रॉकेट का नाम था LVM-3 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चंद्रयान-3 के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और यह 23 अगस्त 2023 को पहुंच चुका था। इसलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की बात कही गई है। ठीक है? थोड़ा सा पेन का साइज थोड़ा सा मोटा कर लें, हो सकता है थोड़ा अच्छा दिखे। नेशनल स्पेस डे मनाने की इस दिन बात की गई है। ठीक है? चंद्रयान-3 की बात करें तो इसमें रोवर जो लगा हुआ था उसका रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम क्या था? ये आपको बताना है। चंद्रयान-3 में, ठीक है, क्या लगा हुआ था? एक रोवर लगा हुआ था, तो रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। और एक लैंडर लगा हुआ था, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम लैंडर के नाम था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है? ये टोटल। और 23 अगस्त 2023 को या और इसको 14 जुलाई को कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था LVM-3 रॉकेट के द्वारा। ठीक है? और यह दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला भारत जो है वह पहला देश बन गया है। दक्षिणी ध्रुव पे याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पे। और पूरे चंद्रमा पर यह चौथा
चौथा देश बन चुका है। बाकी कौन कौन से देश है? यूएसए है, ठीक है, रसिया है, यूएसए है, रसिया है एंड चाइना है, ठीक है, रसिया, इंडिया और चौथा नंबर पे इंडिया हो चुका है। वहीं चंद्रयान 2 की बात किया जाए तो चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इतना ही फैक्ट काफ़ी है। एक फैक्ट और याद रखिए, जहाँ चंद्रयान 3 उतरा है उसका क्या नाम दिया गया है? उसका नाम शिव शक्ति दिया गया था। और जहाँ चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग हुआ था, जो क्रैश हुआ था, उसका नाम तिरंगा दिया गया है। क्या नाम दिया गया? तिरंगा दिया गया। अब इतना ही फैक्ट है इससे रिलेटेड, इसके अलावा कोई फैक्ट इसमें नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? एकता सैन्य अभ्यास जो है यह भारत और मालदीव के बीच किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और मालदीव के बीच एक और होता है जिसका नाम है एक्वेरिन। क्या नाम है? एक्वेरिन सैन्य अभ्यास। ये भी भारत और मालदीव के बीच होता है। भारत तथा श्रीलंका के बीच सिलीनेक्स होता है। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच सिलीनेक्स होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। जायद तलवार भारत और यूएई के बीच होता है। सुन लीजिए ध्यान से, हम बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने से टाइम वेस्ट होगा और सुन लीजिएगा तो आपको ध्यान से याद भी हो जाएगा। जायद तलवार किसके किसके बीच होता है? भारत यूएई के बीच होता है। मालाबार जो क्वाड के देश हैं, 4 देश, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान के बीच होता है। जीमैक्स भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच ही होता है। ये सब आप याद रखिएगा, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें से नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच होता है। जीमैक्स जीमैक्स जो है वो जीमैक्स 2023 ये भी इंडिया और जापान के बीच ही होता है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की प्रक्रिया को परासरण बोलते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो अर्धपारगम्य झिल्ली अगर हम कहीं भी लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि कम वाले से अधिक में अधिक सांद्रता वाले में जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और विसरण में क्या होता है इसमें, और विसरण में क्या होता है, ठीक इसके उल्टा होता है, अधिक से कम वाला में जाता है। विलेय के अणुओं का उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। नहीं, यहाँ भी उल्टा दिया हुआ है। इसमें क्या होना चाहिए? विसरण में, विसरण जो होता है वो अधिक वाला से कम में जाता है, ठीक है, उसे विसरण कहते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इसका कहाँ कहाँ, जैसे एग्जाम्पल क्या देखें, अगर परासरण का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसको पौधे जो होते हैं जड़ से पानी अवशोषित करते हैं, ये परासरण विधि के द्वारा। कोशिका में जल का संचालन परासरण विधि के द्वारा होता है, ठीक है। और जो पत्तियां में जो रंध्र होता है, रंध्र का खुलना बंद होना, ये भी परासरण विधि के द्वारा होता है, ठीक है। पत्तियों से जो भोजन है वह बस पेड़ पौधे के विभिन्न भाग में जो जाता है वो भी परासरण विधि के द्वारा ही होता है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और जो विसरण विधि का एग्जाम्पल अगर देखें तो विसरण विधि में क्या होता है? विसरण विधि में O2 जो है वह CO2 को कोशिका में वो भेजते रहता है, ठीक है, बाहर से आदान प्रदान करते रहता है। कोशिका में जो O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है बाहर से, वो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगर रूम में आप जो इत्र होता है, परफ्यूम, उसको ढक्कन खोल देंगे तो पूरे रूम में फैल जाता है, ये विसरण के कारण ही होता है, ठीक है। स्वच्छ जल में अगर आप इंक डाल देते हैं, स्वच्छ जल में इंक डाल देते हैं तो वो इंक पूरे बर्तन में जो जल रखा हुआ फैल जाएगा, वो भी विसरण के कारण होते हैं। ये सब एग्जाम्पल जो एग्जाम में आते हैं इसलिए बता दिए। सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक जो है यह एक पेशीय ऊतक में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। हम थोड़ा सा पेन का साइज पतला ही कर लेते हैं क्योंकि इसमें ना कंटेंट ज़्यादा है, लिखने में प्रॉब्लम होता है। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अरेखित, ठीक है, क्या होते हैं? एक होते हैं अरेखित जिसको अऐच्छिक बोलते हैं। एक होता है रेखित जिसको ऐच्छिक बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है पेशीय ऊतक होता है हृदय ऊतक, ठीक है, हृदय पेशियाँ होता है, हृदय पेशी। ये चीज़ याद रखिएगा। अरेखित में क्या होता है? अरेखित में होता है कि आपके कंट्रोल में ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे आँख का पुतली का ऊपर नीचे होना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, या मानव इच्छा के कंट्रोल में नहीं है। ये जो होता है पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ आँख की पुतली में हो गया, जो मानव के जो मूत्र नलिका है उसमें अरेखित पेशियाँ पाया जाता है, ठीक है। रेखित पेशियाँ किसमें होता है? ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा है, ठीक है, ये और कंकाल हुआ,
पैर हुआ, गर्दन हुआ, यहाँ पे जो मोड़ है इसमें रेखित पेशीय पाया जाए, ये आपके कंट्रोल में है तो इसको रेखित पेशीय बोलते हैं, ठीक है। और इसी रेखित पेशीय जो होता है इसी के अंतर्गत आता है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म जो होता है यह सेंट्रोसोम में पाया जाता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। सार्कोप्लाज्म इसी के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये इसमें ये सार्कोप्लाज्म जो होता है ये अलग होता है, लेकिन इसी पेशी के अंतर्गत आता है, कोशिका से रिलेशन नहीं है इसका, ये चीज आप याद रखिएगा। हम सेंट्रोसोम ऐसे बोल दिया, सार्कोप्लाज्म की जगह सेंट्रोसोम बोल दिए थे। तो सार्कोप्लाज्म इसमें क्या आता है, रेखीय में आता है। उसके बाद हृदय होता है, जो हृदय का जो निर्माण होता है वह कार्डियम पेशी के, कार्डियक पेशी के कारण होता है, किसके कारण, कार्डियक पेशी के कारण होता है, ठीक है, इसका निर्माण। और ये तो हो गया ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हो रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की परिसंकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। इसको प्रस्तावित किया था एजी टेंसले ने, 9 का सी आंसर हो जाएगा। एजी टेंसले के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। और 1869 में जो पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी, इकोलॉजी जो होता है इसका नामकरण अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। कार्ल रिटर्ड एक भूगोलवेत्ता थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। आईपीसीसी का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जेनेवा कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आईपीसीसी में कितने देश हैं, 195 इसके सदस्य देश है, भारत भी इसका सदस्य है, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने पर H2 नहीं बनाता है। यानी अगर जो है इसमें से तत्व जो है वह अगर ये जो है HCl से रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि HCl से कोई भी रिएक्शन करेगा तो H2 बनाएगा, लेकिन इससे रिएक्शन ही नहीं होगा तो वह पारा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभिक्रिया जो चेन होता है, अभिक्रिया लाइन होता है, उसमें जो ऊपर से आप देखेंगे तो सबसे ऊपर कैल्शियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेशल जूम कर देते हैं ताकि आपको यहाँ से दिखाई दे, ठीक है। सोडियम होता है, उसके बाद होता है पहले होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद होता है एल्यूमिनियम, फिर होता है जिंक, ये याद कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आयरन होता है, फिर पीबी यानी पारा होता है, फिर होता है हाइड्रोजन। और इसके बाद जो होता है इसके नीचे जो होता है Hg होता है, उसके बाद होता है Ag होता है और Ae होता है। हाइड्रोजन के बाद एक कॉपर होता है, कॉपर Ag Au और Au होता है, ठीक है। तो ये जो चार एलिमेंट होते हैं ये कभी भी जो है HCl से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये चीज। तो यहाँ पे Hg है, यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन ए में Hg था, तो इसलिए यह रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये आप याद रखिएगा, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें धातु कौन सा है, तत्व कौन सा है, पोटेशियम, और सबसे कम जो है वह सोना है, Au सोना होता है और Ag चांदी होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको इतना डिटेल काफी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, हम कम कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, डैश आई अ किंग आई वुड मेक माई पीपुल हैप्पी। वर, यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, वर लगता है, WER को हम लोग वर पढ़ते हैं। वर आई अ किंग आई वुड मेक माई पीपुल हैप्पी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी आक्रमणों के आगमन का सही कालानुक्रम है। सबसे पहले तो आर्य आए थे, ठीक है। आर्य उत्तर वैदिक काल के आसपास आए थे, तो सबसे पहले आर्य आए थे। आर्य के बाद कौन आए थे, यूनानी आए थे, ठीक है, जिसमें सिकंदर था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, ये सब था, यूनानी था। तो आर्य के बाद यूनानी आए थे। उसके बाद कौन आए थे, शक आए थे। शक के बाद आए थे पल्लव, पल्लव फिर आए थे कुषाण, पल्लव के बाद कुषाण, तब आए थे हुन और तब तुर्क आए थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको बंद किया गया, तो अनुच्छेद 122 के अंतर्गत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी संसद में क्या कार्यवाही चल रही है, क्या बातचीत चल रहा है, उसमें न्यायालय जो है उसको उसका जांच नहीं करेगा, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा संसद के कार्यवाही में, ये अनुच्छेद 122 में बताया गया है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। और अनुच्छेद 124 में क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 124 को थोड़ा हम बता दें। अनुच्छेद 124 जो है उसमें संसद जो है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वो वृद्धि कर सकता है। जैसे मूल संविधान में अगर आप देखेंगे, मूल संविधान के अनुसार तो पहले एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस प्लस 7 न्यायाधीश थे, लेकिन फिर 1986 में इसको बढ़ाया गया, चीफ जस्टिस के अलावा 25 जज किया गया। फिर इसको 2008 में बढ़ाया गया, 25 चीफ जस्टिस
जस्टिस के अलावा 30 जज किया गया और फिर इसको 2009 में बढ़ाया गया, जहाँ पे चीफ जस्टिस के साथ साथ 33 जज कर दिया गया। 2019 में, और वर्तमान में भारत में टोटल 34 जज है, चीफ जस्टिस के अलावा 33 जज है। ठीक है, याद रखिएगा, चीफ जस्टिस को अगर ऐड कर दीजिएगा तो टोटल 34 जज है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? हाँ, तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर है और इसका इसी से रिलेटेड है, और हम यहाँ पे पहले बता दिए, याद आ गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? तो यह संसद के अधिनियम से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, और 21 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ नाइल, नाइल का मतलब नील नदी से रिलेशन कीजिए, और यह मिस्र से संबंधित कीजिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए देखिए जो भी दूसरे देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसका नाम बहुत लंबा लंबा होता है। तो हमने एक यहाँ पे टेक्निक निकाला है, लास्ट वाले के याद रखिएगा। अगर लास्ट में रहे ऑनर ऑफ ऑनर ऑफ क्या, लो गेहूं, ऑनर ऑफ लो गेहूं रहे, ठीक है, ऑनर ऑफ लो गेहूं लास्ट में रहे, लो गेहूं, तो यह पपुआ न्यू गिनी से संबंधित है। अगर ग्रीस के रहे तो ऑनर ऑफ, ठीक है, ऑनर ऑफ क्या रहे, फिजी का रहे तो ऑनर ऑफ फिजी रहेगा। अगर आपको ग्रीस का रहेगा तो ग्रीस का रहेगा, स्टार्टिंग में है ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड क्रॉस, ठीक है, लास्ट में ऑनर ऑफ है, ठीक है, ऑनर ऑफ ऑर्डर है, तो ये ग्रीस से संबंधित है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर लीजन रहे लास्ट में, ऑर्डर लास्ट में ऑर्डर ऑफ लीजन, तो लीजन जो है कहाँ से संबंधित है, फ्रांस से संबंधित है, ऑर्डर ऑफ लीजन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? पद्म विभूषण पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किसे नहीं दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। थोड़ा सा पेन, चलिए, तो पद्म विभूषण जो है वो दीपक धर को नहीं दिया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दीपक धर को। इस साल पद्म भूषण की बात, पद्म पुरस्कार की बात किया जाए तो टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण, ठीक है, पी भी लिख देते हैं, पद्म विभूषण जो है वह 6 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण पीबी लिख देते हैं, इसमें 9 लोगों को दिया गया, और पद्मश्री पीएस लिख देते हैं, इस यह 91 लोगों को दिया गया था। याद रखिएगा, 6 लोग का नाम जानना महत्वपूर्ण है। जैसे जाकिर हुसैन जो ये 6 लोग के अंतर्गत आते हैं, इनको पद्म विभूषण दिया गया था कला के क्षेत्र में, और यह महाराष्ट्र से संबंधित है। बाल कृष्ण दोषी को वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया था, यह गुजरात से संबंधित है। एस एम कृष्णा को लोक कार्य के लिए दिया गया था, यह कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद एक नाम और याद रखिएगा, दिलीप महानलोबिस। कौन, दिलीप महानलोबिस जो है, इनको, ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है, और इनको दिलीप महानलोबिस को किस क्षेत्र में दिया गया था पद्म विभूषण? तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया था, किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर एक और नाम याद रखिएगा, श्रीनिवास वर्धन, वर्धन डायरेक्ट याद रखिएगा, श्रीनिवास जो वर्धन थे, इनको विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया था, और ये यूएसए से संबंधित है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे श्रीनिवास वर्धन हो गया, और एक श्रीमुला, हाँ ये हो गया कितना, एक दो तीन, तीन चार पाँच, पाँच हुआ। छठा नंबर याद रखिएगा, हाँ छठा नंबर हो गया मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव नाम याद रखिएगा, इनको लोक कार्य के लिए दिया गया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? फ्यूडम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ फीम या जागीर होता है, ये तो सही है। तंग साम्राज्य कंबोडिया नहीं, कंबोडिया एवं नाम से नहीं, जो तांग साम्राज्य था वह चीन में फैला हुआ था। मध्यकाल में थाईलैंड को सियाम या के नाम से जाना जाता था, ये सही है। कंपास का आविष्कार चीन में हुआ था, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ये सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला, निम्नलिखित में से कौन गोल्जी काय का कार्य नहीं है? गोल्जी काय का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, गोल्जी काय का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है, ये तो सही है। ठीक है, यह ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है, ये भी सही है। स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, ठीक है, जो ग्लाइकोजन है वह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, तो ये सही आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। जो स्पिंडल तंतु है कहाँ पाया जाता है?
स्पिंडल तंतु जो है वह सेंट्रोसोम में पाया जाता है। किसमें? सेंट्रोसोम में पाया जाता है। और जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन में जो जीन होता है उसको ये क्या करता है, जो गुणसूत्र होता है उसको स्थानांतरित करता है स्पिंडल तंतु। गोल्जी काय के द्वारा प्रोटीन को शर्करा में जोड़ने का काम करता है, ये भी सही है। ठीक है, गोल्जी काय का खोज किसके द्वारा? कैलिमो गल्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कैलिमो गोल्जी के द्वारा किया गया था गोल्जी काय का खोज। ठीक है, याद रखिएगा। इसको लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी काय को किसके नाम से? लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है गोल्जी काय को। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से। यह जो कोशिका का श्रवण अंग किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोशिका का श्रवण श्रवण अंग इसको बोलते हैं। कोशिका का श्रवण अंग इसी को बोला जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और जो ये गोल्जी काय होता है नील हरे शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। जो पौधे में गोल्जी काय पाया जाता है उसको हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं गोल्जी काय को पौधे में। यहाँ लिख देते हैं डिक्टियोसोम। किस नाम से? डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है मादा जनन कोशिकाएं अंड कोशिका बनते हैं। किस में बनते हैं? तो वह अंडाशय में बनते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय में बनते हैं और फिर वो गर्भाशय में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। लोकपाल की चयन समिति निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? लोकपाल के चयन समिति में राष्ट्रपति शामिल नहीं होते। 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। लोक यह जो है वह लोकपाल जो होता है, लोकपाल में जो यह लोकसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं। लोकपाल जो होता है वह 1968 में लोकपाल एक विधेयक पारित किया गया था, लेकिन जो है केवल लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1968 में। फिर 2013 में जाकर इसको पास किया गया राज्यसभा से, और लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हुआ। इसके लोकपाल के चयन समिति जो है, चयन समिति में सब प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, और जो लोकसभा में जो विपक्ष नेता के अध्यक्ष होंगे, विपक्ष के जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, वो भी इसमें शामिल होते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लोकपाल के बारे में 1960 में के एम मुंशी ने इसके बारे में संसद में उठाया था। कौन? के एम मुंशी ने, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और पहला कब किया गया था? 1953 में किया गया था। पहला कब किया गया था? पहला 1953 में किया गया था। और दूसरा क्या? तो दूसरा किया गया था 1979 में, जिसको हम लोग मंडल समिति के नाम से जानते हैं। बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1980 में ये अपना रिपोर्ट दिया था, जिसमें यह बताया गया था 1980 में कि 3743 जाति के बारे में बताया गया था, जो पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बताया गया था। और इसी मंडल आयोग जो 1979 में गठन किया गया था, इसी के तहत बताया गया कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इनको 27% का आरक्षण दिया जाना चाहिए। और उसके 10 साल बाद 1990 में, ठीक है, 1990 में जब बीबी गिरी प्रधानमंत्री बने थे, बीबी गिरी, तो उन्होंने 27% आरक्षण को कंफर्म कर दिया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, काफी ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फर्स्ट कब आया था? फर्स्ट जो 1953 में आया था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था काका कालेकर समिति। काका कालेकर समिति इसका नाम था, जो फर्स्ट आया था। 23 नंबर क्वेश्चन है मुशिका राजवंश का शासन किस क्षेत्र में था? मुशिका राजवंश का शासन केरल में था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है? संतुलित आहार जो है यह पोषण तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है, सभी पोषण तत्वों के लिए आरडीए को पूरा करता है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो जो डहेलिया होता है, ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है मूसल जड़ के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सलजम होता है, सलजम क्या होता है? यह कुंभ रूपी होता है। सी का जो सलजम होता है वो किस में होता है? वो कुंभ रूपी होता है। ठीक है, कुंभी रूपी होता है। डहेलिया क्या होता है? पुलिकत जड़ होता है। डहेलिया एक पुलिकत जो जड़ होता है। पान जो होता है वो आरोही होता है। ठीक है, पान जो होता है वो किस प्रकार का होता है? आरोही होता है। और अमर बेल जो होता है, अमर बेल होता है कुंभ रूपी। हाँ, सॉरी, यहाँ पे शलजम जो होता है कुंभरीपी, और अमल बेर होता है चूसन जड़ होता है। तो यहाँ पे सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, और डी का 2 हो जाएगा। ए याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक। चलिए अब हम लोग ना थोड़ा जड़ के बारे में जान लेते हैं। ये सब मूसल जड़ के अंतर्गत आते हैं। जड़ से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक होता है तुर्क रूपी जड़। क्या होता है? तुर्क रूपी जड़। तुर्क रूपी जड़ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मूली आते हैं तुर्क रूपी जड़ के अंतर्गत, ठीक है। वे जड़ जिसका मध्य भाग मोटा होता है और ऊपर नीचे पतला होता है उसे तुर्क रूपी। एक होता है कुंभ रूपी। कुंभ रूपी जड़ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे शलजम आते हैं, चुकुंदर आते हैं। सब चुकुंदर भी इसी के अंतर्गत आता है। पहले मोटा हो और अचानक से पतला हो जाता है तो उसे हम लोग कुंभी रूपी जड़ के नाम से जानते हैं। एक शंकु रूपी जड़ आता है। क्या होता है? एक शंकु रूपी भी जड़ होता है। क्या होता है? शंकु रूपी जड़ होता है। शंकु रूपी जड़ में क्या होता है? तो ये जैसे गाजर हो गया, शंकु रूपी जड़ के अंतर्गत आता है। न्यूमेटा फेरा एक जड़ होता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत सुंदरी फल, सुंदरी का वृक्ष सब आता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि नोवा विस्फोटक के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखा सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? वह श्वेत वामन बनेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विश्वेत वामन बनेगा। जब नोवा विस्फोट होता है तो जब अगर तारे की सीमा 3 सौर चंद्रशेखर सीमा से लेके 3 सौर क्या 3 सौर के क्वेश्चन आया हुआ है, 3 सौर के बीच हो तो वह न्यूट्रॉन तारा का निर्माण करता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और सौरिक द्रव्यमान से अधिक हो, जो सौरिक द्रव्यमान है इससे अधिक है तब कृष्ण विवर का निर्माण करता है और बाद में वही ब्लैक होल हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? 1.4 गुना 3 गुना जो है वह सौरिक द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ए जो है यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर एक जो है वह कितना हो जाएगा? 125%। ऑप्शन डी राइट आंसर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर जो है यह रीजनिंग का क्वेश्चन है और आप रीजनिंग बना लीजिएगा। रीजनिंग को बना लीजिएगा, इसका हम आंसर आप लोग को बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए 464। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, सॉल्ट रेंज कहाँ से संबंधित है? सॉल्ट रेंज जो पर्वत है यह भ्रांसोत पर्वत है, अल्पस वलित पर्वत है, फ्यूजियामा जो है यह ज्वालामुखी पर्वत है और विंध्य जो है अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ए का 4 ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 30 नंबर। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा एक मूल भौतिक राशि। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। अगर सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में हम लोग जानेंगे तो सदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। सदिश राशि के अंतर्गत जो कौन कौन से जो है वो राशियां आते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जो विस्थापन होता है सदिश राशि के अंतर्गत आता है। बल, वेग, संवेग, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, ये सब आते हैं सदिश के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन वहीं विद्युत धारा घनत्व सदिश होता है और वहीं विद्युत धारा की बात किया जाए केवल तो यह अदिश राशि होता है। जैसे दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, फिर दाब, तापमान, ये सब अदिश के अंतर्गत आता है। जो यहाँ पे मूल राशि की बात की गई है, मूल राशि 7 होता है। वो कौन कौन सा होता है? लंबाई, लंबाई होता है, ठीक है, जिसका मीटर होता है। द्रव्यमान का केजी होता है, मूल मात्रक होता है। समय का सेकंड होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक। उसके बाद ताप का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक है। ये सब किससे? ये सब मूल भौतिक राशि है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपड़ों के धूल हटाकर उन्हें साफ करती है, ये सही है। इनका इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है, ये भी सही है। कीड़ों को नष्ट करती है, ये भी सही है। और समुद्र में गहराई की मापने में किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रस्रव्य ध्वनि होती है, ये जो 20,000 हर्ज की ध्वनि होती है या इससे ऊपर की 20,000 हर्ज से ऊपर की ध्वनि को प्रस्रव्य ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। 20,000 ऊपर से, ठीक। इसको हम लोग संकेतक के रूप में भी यूज करते हैं, समुद्र की गहराई में भी, ठीक है। द्रव को गर्म करने में भी इसका यूज करते हैं। प्रस्रव ध्वनि का यूज चिकित्सा में भी किया जाता है। किसमें? चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक होता है जो मनुष्य जो हम लोग सुनते हैं ध्वनि, उस वह 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक होता है, ठीक है। 20,000 हर्ज तक होता है जिसको हम लोग श्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं, ठीक। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और एक होता है जो अश्रव्य ध्वनि। क्या होता है? अश्रव्य ध्वनि, जो हम लोग जो 20,000 से कम हो 20 हर्ज से कम होता है वह अश्रव्य ध्वनि होता है। जैसे भूस्खलन, ज्वालामुखी, उल्का पिंड गिरता है तो ये सब उसमें अश्रव्य ध्वनि निकलता है।
32 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की की सहायता के लिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, काफी नुकसान हुआ था, वहां से उसके हेल्प के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था। और ये कब हुआ था? 6 फरवरी 2023 को भूकंप आया था 7.8 की तीव्रता से, 7.8 की तीव्रता से। याद रखिएगा, सूडान से भारतीयों को लाने के लिए कावेरी, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान से भारतीयों को लाने के लिए। म्यांमार से लाने के लिए करुणा, म्यांमार के हेल्प के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। कुछ और जो ऑपरेशन है ये याद रखना, जैसे सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था लद्दाख के विकास के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन ऑक्टोपस काफी न्यूज में रहा था, ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था एनआईए और ईडी के द्वारा, एनआईए और ईडी के द्वारा, ठीक है। किसके लिए? पीएफआई जो संगठन है इसको बैन कर किया गया और इसी को संगठन को निगरानी के लिए चलाया गया था। गरुड़ जो है, यह गरुड़ भी काफी न्यूज में था। ऑपरेशन गरुड़ जो है यह सीबीआई और एनसीबी के द्वारा चलाया गया था। जो मादक पदार्थ है उसको बैन करने के लिए, उसके रोकने के लिए चलाया गया था, ठीक है। मेघ चक्र भी सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। मेघ चक्र जो है यह भी सीबीआई के द्वारा चलाया गया था, जो यौन शोषण से संबंधित जो जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसके तस्करी के लिए। कन्विक्शन एक काफी भी न्यूज में रहा था। कन्विक्शन 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 जो है ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया था और यह जो है अपराधी है, इसके गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक स्वाड भी याद रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक स्वाड जो है यह राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया था। इंडिया यूएस के बीच जो ड्रग का तस्करी होता है इसके लिए ब्लैक स्वाड ऑपरेशन चलाया गया था, ब्लैक स्वाड, ठीक। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन सा देश है? इसका उप विजेता जो है वह फ्रांस रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विजेता अर्जेंटीना रहा है, जो 3rd बार विजेता रहा है। कौन? अर्जेंटीना 3rd बार। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? कतर में इसका आयोजन किया गया है। इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर इसका लाइव है, लाइव इसका शुभंकर है। इसका स्पॉन्सर किसने किया था? भारतीय कंपनी बायजूस के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया था। जिसमें इसमें 2 अवार्ड इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल। गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल इसमें इंपॉर्टेंट। गोल्डन बूट जो मिला था वह गोल्डन बूट एम्बापे को मिला था, जो फ्रांस के खिलाड़ी है, एम्बापे को मिला था जो फ्रांस के खिलाड़ी है। और गोल्डन जो वह बॉल है यह मेसी को दिया गया था, यह जीतने वाले टीम को दिया जाता है गोल्डन बॉल, तो मेसी को दिया गया था जो अर्जेंटीना से संबंधित है, ठीक है। और ये 22वां हुआ था, तो 23वां कहाँ होगा? 23वां जो होगा वह यूएसए मैक्सिको और कनाडा में होगा 23वां फीफा कप। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जो फर्स्ट कहाँ हुआ था? फर्स्ट फीफा जो हुआ था वह हुआ था 1930 में। कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था और इसका विजेता भी उरुग्वे ही रहा था। 34 नंबर क्वेश्चन है, चोलों के राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेयूर था, जो डैश के लिए मशहूर था। उरेयूर जो था यह सूती वस्त्र के व्यापार के लिए मशहूर था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। धूम कोहरा निम्न में से किसका मिश्रण होता है? धूम और कोहरा जो होता है वह धूम, कोहरा और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जा रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कम कर देंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में किया गया था 1774 में, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई और चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि की सदस्य की नियुक्ति की गई और जो प्रथम विधि सदस्य जो बने थे, अध्यक्ष बने थे, लॉर्ड मैकाले बने थे। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया था प्रथम विधि आयोग का, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा? सी का 3 हो जाएगा और सी का 3, डी का 4, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति की आवश्यकता होती है। राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए किसी की भी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, संसद जो है वह कर सकता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से पास करा के, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
37 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकों द्वारा रचित नहीं है? जो दराबनामा है दारा सिकों के द्वारा नहीं लिखा गया था, बाकी सिर ए अकबर, मज अल बहरीन और सफीनत उल औलिया ये सब दारा सिकों के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू बुखार। डेंगू बुखार किससे होता है? एडिज इजिप्ट से होता है। हाथी पाँव क्यूलेक्स फैटिगम से होता है। निद्रा रोग ग्लोसिनस के कारण होता है। और काला जार जो होता है वह फ्ली फिललीबोटोमस के कारण होता है। तो ए का यहाँ पे 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्वांटो और नाबो मैदान जो है यह जापान में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वांटो और नोबी होता है, ठीक है, नोबी मैदान जापान में स्थित है। निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है? जो हमारे गोलार्ध में पृथ्वी पर 30 डिग्री और 35 डिग्री जो रेखा होता है उसे अश्व अक्षांश कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? इसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भी चीज हमको प्रकृति से प्राप्त होता है उसको हम लोग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जैसे कृषि से संबंधित हुआ या प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खनन प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मत्स्य जो है मत्स्य प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन ये सब प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसी को अब जैसे हम लोग खनन से कोई तत्व निकाले तो उसमें बहुत सारा अलग अलग मटेरियल है, ठीक है, तो उसको हम लोग प्यूरिफाई करेंगे, जो फैक्ट्री में ले जाएंगे उसका निर्माण करेंगे, अलग अलग तत्व बनाएंगे, तो वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो निर्माण करना होता है यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विद्युत आपूर्ति हुआ, गैस हुआ। अब देखिए, सबसे पहले तो धरती से क्या लगता है? पूरा पेट्रोलियम निकलता है, उसी से डीजल, पेट्रोल, गैस, अलग अलग गैस, उसमें ऑक्सीजन अलग अलग किया जाता है, तो सब गैस यहाँ से अलग अलग किया जाता है। तो गैस इसलिए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जल भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आगे, इसमें तृतीय क्षेत्र अगर ऑप्शनों में होगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो तृतीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वह होता है जैसे संचार हुआ, परिवहन हुआ, या सेवा क्षेत्र के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि वो केवल सेवा देता है। तृतीय क्षेत्र जो प्रथम और द्वितीय क्षेत्र होता है उसको सेवा देता है, ठीक है। चिकित्सा भी इसी के अंतर्गत आता है। चिकित्सा, पेन नहीं चल रहा है थोड़ा सा। चिकित्सा भी इस चिकित्सा, अरे नहीं चला, बाकी आप सुन लीजिए। चिकित्सा, बैंकिंग, ठीक है, चिकित्सा, बैंकिंग, होटल, रेस्तरां, ठीक है, भंडारण, परिवहन, रियल एस्टेट, ये सब, बीमा, बैंकिंग, बैंकिंग भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, बैंकिंग भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला है? एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त है। देखिए, ये हमारा पृथ्वी है और इसके जो दूर पे जो बाह्यमंडल में जो उपग्रह हम लोग भेजते हैं, ठीक है, जो उपग्रह हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो यह किस बल के कारण? तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसी के कारण जो होता है यह चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो इसमें दो बल काम करते हैं। इसका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दो बल काम करते हैं। एक प्रक्षोभ बल काम करते हैं जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और एक जो बल होता है, एक बल काम करता है, ठीक है, एक केंद्रीय बल होता है। जो केंद्रीय बल होता है जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, एक प्रक्षोभ बल होता है। जो प्रक्षोभ बल होता है वो बाहर के सूर्य, चंद्रमा और अदर ग्रह है उसके द्वारा लगाया जाता है इस पे। तो इस पे दो ग्रह लगते हैं उपग्रह पे। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया जाने वाला तत्व टेक्नीशियम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 43 होता है। यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। और इसका जो खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका खोज किया गया था कब? 1900, इसका खोज 1930 1937 में किया गया था। कब? 1937 में किया गया था। पेरियर और सेगरो के द्वारा, पेरियर और सेगरो के द्वारा, और पेरियर सेगरो के द्वारा इसका खोज किया गया था 1937 में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह HCl से अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मेडिकल में इसका यूज होता है काफी। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक है? द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था?
ठीक है, तो वो शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो ये पुणे में किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वाराणसी में 3 बैठक किया गया था, अभी हम लोग सभी बैठक देखेंगे। वाराणसी में 3, आपको पता है वाराणसी जो हमारे भारत में संस्कृति को लेकर काफ़ी पुराना सिटी है, तो संस्कृति का बैठक किया गया था। वहाँ के सामाजिक लोग हैं, तो सामाजिक आर्थिक और सामाजिक बैठक किया गया था। ठीक है, और एक वहाँ के लोग बहुत युवा है, तो युवा 20 का बैठक किया गया था। नई दिल्ली में 2 किया गया था। नई दिल्ली देश की राजधानी है, तो विदेश से जो मंत्री आएंगे तो विदेश मंत्री का बैठक यहीं किया गया था। और जो राजधानी है, तो यहाँ पे मेन बैठक जो मेन मॉडल बैठक है यहीं पे किया गया था G20 का। कहाँ पे? भारत मंडपम में किया गया था इसका बैठक। और शहर का नाम आप देख लीजिए, जैसे महिला से रिलेटेड जो हुआ था, महिला सशक्तिकरण से, यह गांधीनगर गुजरात में किया गया था। किसमें? गांधीनगर में किया गया था, गुजरात में। उसके बाद पुणे में तो हो गया। श्रीनगर काफी फेमस हुआ था। श्रीनगर में कौन हुआ था? श्रीनगर में जो है वो टूरिज्म वाला हुआ था। टूरिज्म वाला कहाँ हुआ था? श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये हो गया वाराणसी, हो गया गांधीनगर टूरिज्म। गुरुग्राम में एक याद रखिएगा, एंटी करप्शन वाला। एंटी करप्शन वाला कहाँ हुआ था? एंटी करप्शन वाला गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये जो G20 हुआ है ये 2023 में तो भारत में हुआ। 2024 में कहाँ होगा? 2024 में ब्राजील में होगा। कहाँ पे होगा? 2024 में ये ब्राजील में होगा, याद रखिएगा। G20 का गठन कब किया गया था? 26 सितंबर 1999 में इसका गठन किया गया था। और 2024 में ब्राजील में होगा, ये फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक भारत इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? राजा बनाने वाले के नाम से हम लोग वो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के जानते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यह सैयद बंधु के नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं, सैयद बंधु के नाम से जानते हैं, सैयद बंधु। और यह जो है इनका कार्यकाल यह काफी फेमस हुए थे। ठीक है, और ये जो है वह शासन करते थे। ठीक है, जो जहाँ जुल्फिकार खां था, यह जहांदार शाह के समय वजीर हुआ करता था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इनको हम लोग नृप निर्माता के नाम से भी जानते हैं। नृप मतलब राजा होता है, और नृप निर्माता के नाम से भी जानते हैं, ये फैक्ट याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर देगा, लोकसभा में। 11 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में किया गया था। और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति का इस पे साइन होकर यह लागू हो गया था। इसमें कौन कौन से 3 देश की चर्चा किया गया था? अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसमें 3 देश के बारे में बताया गया था। और और इसमें से कौन कौन धर्म के बारे में? 6 धर्म के बारे में बताया गया था। एक हिंदू, ठीक है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के बारे में इसमें बात की गई थी। ठीक है, बाकी डिटेल में तो आपको पता ही है, इस पे काफी बवाल भी हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद जो है 253 के अंतर्गत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि किसी देश के साथ करती है भारत सरकार, तो उस पर कानून बना सकती है, और अगर वो विषय राज्य सूची का हो तब भी। 253 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 253। ठीक है, अनुच्छेद 249 क्या बोलता है? अनुच्छेद 249 यह बोलता है कि अगर कोई राज्य सूची का विषय है, क्या राज्य सूची का अगर कोई विषय है, तो इस पे अगर राज्यसभा जो है वह राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कर देती है, तो वह विषय जो होता है वह राष्ट्रीय लेवल का हो जाता है, और उस पे जो है संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत क्या आता है? तो आपातकाल की स्थिति में जो राज्य सूची है, राज्य सूची पर भी जो कानून है वह संसद बना सकती है, अनुच्छेद 250 के अंतर्गत आता है। गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? 21 फरवरी 1914 तारीख निश्चित किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पत्रिका भी निकाला गया था, ये याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारिक अम्ल है? त्रिक्षारिक अम्ल, द्विक्षारिक अम्ल, एक क्षारिक अम्ल का मतलब क्या है? उसमें जितना हाइड्रोजन होता है उतना ही क्षारिक होता है। जैसे HCl होता है तो यह एक क्षारिक हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन है। HNO3 भी एक ही हाइड्रोजन थे, एक क्षारिक हो जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, वह द्विक्षारिक हो जाएगा। और फास्फोरिक अम्ल H3PO4 यह त्रिक्षारिक हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है सीमुम हवाएं जो है यह कहाँ से संबंधित है? सॉरी, सीमुम हवाएं, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया।
इसको ना हम हटाते हैं यहाँ से। चलिए, सिमुम हवावे जो है यह कहाँ से, यह अरब रेगिस्तान से संबंधित है। बाइज जो है कहाँ से, फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, एक पैम्पेरा है, पैम्पेरा कहाँ से संबंधित है, अर्जेंटीना से संबंधित है। कहाँ से, अर्जेंटीना से। और एक जो हवावे है, हवाएं हैं, नार्वेस्टर, कौन सा, नार्वेस्टर, नार्वेस्टर कहाँ से, न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो ये हम आपको बता दिए, बाकी इसके ऑप्शन इधर दिए हुए हैं, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे नार्वेस्टर, ठीक है, वो कहाँ से संबंधित है, न्यूजीलैंड से। और अर्जेंटीना से पैम्पाले संबंधित है, पैम्पेरा। 53 नंबर क्वेश्चन जो है, यह मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर 20 मिनट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 54 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप बना लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्य भू स्तरीय रचना वाला क्षेत्र है। जो कैमूर जो है, यह विंध्य भू स्तरीय रचना वाला क्षेत्र है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में आपको पता है, जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक आर्कियन युग, विंध्य समूह की रचना, ये सब, और फिर एक बांटा गया है टर्शियरी संरचना, और बिहार का मैदानी क्षेत्र के बारे में बांटा गया है। अब आर्कियन युग में भी दो होता है, एक आर्कियन युग की चट्टान, धरवार युग की चट्टान। आर्कियन युग के जो चट्टाने हैं वह गाया, मुंगेर, शेखपुरा में मिलता है। और धरवार युग की चट्टाने जो है ये भी मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी, वो है नवादा, जमुई, शेखपुरा, राजगीर, गया, बिहार शरीफ, इसमें मिलता है धरवार क्रम की चट्टाने। विंध्य समूह की जो चट्टाने हैं, जो दूसरी संरचना को हम बातें करें, तो उसमें विंध्य पर्वत का कुछ भाग जो बिहार में है वह पड़ता है, बिहार के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है वो भाग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस किए, नेक्स्ट हम लोग किए टर्शियरी संरचना। ठीक है, जो पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर जो पहाड़ी है और टर्शियरी के अंतर्गत आता है। बाकी पूर्णिया के जो शिवालिक के पर्वत के कुछ भाग दिखते हैं वो भी है। और बिहार का मैदानी क्षेत्र जो है वो क्वार्टरनरी संरचना के अंतर्गत आता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाल पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो है यह बंगाल के प्राप्त राजस्व से भारतीय माल की खरीद कर विदेशों में बेचना, ऑप्शन सी राइट आंसर, यही उनका लागत मूल्य माना गया था। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, नियोपाइलिना, नियोपाइलिना जो होता है वह क्या करता है, तो नियोपाइलिना जो है वह एनिलिडा को मोलास्का के बीच का संयोजक कड़ी है। ठीक है, यूग्लिना जो है वह पादप और जंतु के बीच के योजक कड़ी है। आर्कियोपटेरिक्स, आर्कियोपटेरिक्स जो होता है सरीसृप और स्तनधारी के बीच योजक कड़ी है। पेरीपेटस जो है आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच जो है वह योजक कड़ी है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा, 2 4 1 3 2 4 1 3, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण, किस सक्रियता के कारण, अंतःरंभीय एदा की सक्रियता के कारण, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बोल रहा है गिल्ट एड्स बाजार किससे संबंधित है। गिल्ट एड्स बाजार सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया गया। बिहान मेला का आयोजन जो है ओडिशा में किया गया था, किस राज्य में, ओडिशा में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, और यह उड़ीसा के किस जनजाति के द्वारा, कोंध जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है, उड़ीसा के कोंध जनजाति के द्वारा। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर से संबंधित है, हेमिस महोत्सव लद्दाख से, राजा कृषि महोत्सव भी उड़ीसा से ही संबंधित है। हॉर्नबिल महोत्सव जो अभी हाल ही में 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, नागालैंड से संबंधित है हॉर्नबिल महोत्सव। तो ये सब याद रखिएगा। बेनालू त्योहार हैदराबाद में मनाया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। सुरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है, इसका नाम है पद्मावती, ऑप्शन डी राइट आंसर, करेंट का क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित रहे हैं। लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर, तीनों संबंधित रहे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए, जो लोकमान्य तिलक थे, यह अप्रैल 1916 में इन्होंने शुरू किया था, पुणे से। कहाँ से, पुणे से। जो एनी बेसेंट है यह सितंबर 1916 में शुरू किए थे, कहाँ से, मद्रास के ओडियार से, मद्रास से। ठीक है, और ये जो सुब्रमण्यम अय्यर है, ये भी एनी बेसेंट के साथ ही थे, बाद में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर दिया गया था, सुब्रमण्यम अय्यर जो है सर की उपाधि वापस कर दिए थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। अच्छा, भारत में जो होम रूल आंदोलन हुआ था किस देश के तर्ज पे हुआ था, आयरलैंड के तर्ज पे हुआ था, किस देश के तर्ज पे, आयरलैंड के तर्ज पे हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 63 किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो यह बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है बेतवा नदी निकलती है कहाँ से? बेतवा नदी विंध्य के पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और विंध्य का पहाड़ी एमपी में है, एमपी से निकल के यूपी में जाती है और फिर जाके यह यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा 64 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नदी जोड़ो परियोजना के तहत बेतवा नदी को केन नदी के साथ जोड़ा जा रहा है मध्य प्रदेश में। 65 नंबर क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ देखिए तदर्थ न्यायालय जो है इसका नियुक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है और अतिरिक्त न्यायालय केवल और केवल हाई कोर्ट में किया जाता है। तो एक तो सही है सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन दो केवल और केवल हाई कोर्ट में किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। तो दो गलत हो जाएगा, एक सही दो गलत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन यह थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता है जब जब भी समानांतर श्रेणी में परिपथ को जोड़ा जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला 1/r होता है और जो भी जितना भी यहाँ पे ए है, ठीक है, प्रतिरोध है, सभी को जोड़ देंगे 1/r प्लस सॉरी 1/2 है, 1/4 है और 1/8 है। हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसको जोड़िएगा तो एलसीएम 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 2 6 एक 7/8 हो जाएगा 1/r। आर बराबर 8/7 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया एक आर। ठीक है, अब इसको हम लोग किस में यहाँ पे श्रेणी, ये तो समानांतर था, ये तो समानांतर था और ये है श्रेणी क्रम में। तो फिर अब श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें 8/7 को 1 से जोड़ देंगे। ठीक है, श्रेणी वाला का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस ऐसे हो सकता है। तो 8/7 इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 7 15/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 1951-52 में जेबी कृपलानी ने किसान मजूमदार प्रजा पार्टी का गठन किया था। नहीं, यह 1951 में किए थे। और पीसी घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी के से जुड़े हुए थे। ये तो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन दो सही है, केवल और केवल दो। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में कौन नहीं पाए जाते हैं? तो एल्यूमिनियम नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब सोना चांदी प्लेटिनम कॉपर ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन असीमित होती है। नहीं, ये सीमित होती है। ठीक है, यह सीमित होती है और 6 ppm से कम अगर होता है तो जलीय जीव मर जाते हैं। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 110 ppm होती है। नहीं, केवल और केवल 10 ppm होती है ठंडे जल में। वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख ppm होती है। ये सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? वह है चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस नदी पे बना हुआ है? यह इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। किस पे? इंद्रावती नदी पे यह जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है और यह सेंट लॉरेंस नदी पे स्थित है। किस पे? सेंट लॉरेंस नदी पे ये बना हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून को प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? सबसे पहले हम एक भारत का मैप बनाते हैं। अगर आप ये भारत का मैप देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत और ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी और ये जो होता है यह होता है दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से मानसून एंट्री करती है, मानसून ऐसे एंट्री करते करते जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा पर्वत पड़ता है? पश्चिमी घाट पड़ता है, इस साइड पूर्वी घाट पड़ता है और यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है। तो ये क्या करता है इधर से ऐसे चला जाता है, ऐसे आती है और ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है प्रवेश करती है और उत्तर और पूर्व की ओर चली जाती है। तो दक्षिण पश्चिम से आकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाह करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं यहाँ पे जो पहाड़ी है पश्चिमी घाट जिसे तमिलनाडु ढक चुका है, तो जो दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून है इससे बारिश नहीं होता है। भारत में सर्वाधिक बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, लगभग 71% होता है। तो इसीलिए तमिलनाडु जो होता है इसमें लौटते हुए मानसून के कारण जब उत्तर पूर्व से मानसून लौटता है तब यहाँ पे बारिश होती है ठंडे के दिनों में। याद रखिएगा, ये जो होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वह जुलाई से लेकर सितंबर मंथ तक होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 5.9%। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्व जो घाटा है
वह राजस्व घटा 2.9%। 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त करने का बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और WHO जो है वह विश्व को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा हुआ है। ये फैक्ट याद रखिएगा। इसमें जो भी ईयर दिया हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। 2023, अगर हम लोग 2023 में देखें तो 2023 में भारत का लक्ष्य था उर्वरक में आत्मनिर्भर होना है, कालाजार मुक्त करना है। 2024 में लक्ष्य रखा गया था कि सबको घर देना है, यानी सबको आवास देना है, हर घर जल, स्वच्छ जल पहुंचाना है और डिजिटल रेडियो लॉन्च किया जाएगा। 2050 में सभी गाँव में 2025 में सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर और टीबी मुक्त किया जाएगा। 2030 में क्या किया जाएगा? केंद्र भारत सरकार के द्वारा मलेरिया को खत्म किया जाएगा पूरे देश से, और 500 गीगावाट को अक्षय ऊर्जा और 280 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा का जो है वह उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, 2027 में कोई लक्ष्य नहीं रखा गया भारत सरकार के द्वारा। एक ही बार आई है 2047 में, जिसमें रखा गया स्वतंत्र ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा गया। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। ओके, ये हो गया। अब हम लोग ये देख लेते हैं, टीबी मुक्त में जो है वो भारत में 2 राज्य में बिल्कुल हो चुके हैं। एक जम्मू एंड कश्मीर में हो चुके हैं। ठीक है, किस किस राज्य में? जम्मू एंड कश्मीर में हो चुके हैं और कर्नाटक में हो चुके हैं टीबी मुक्त। इसको अवार्ड भी मिल चुका है ये 2 राज्य को टीबी मुक्त होने के लिए। ठीक है, जो टीबी दिवस है वह 24 मार्च को मनाया जाता है और इस साल इसका थीम था यस वी कैन एंड टीबी। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फ्रांस से संबंधित है और विश्व इतिहास का क्वेश्चन है। फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाइए। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में आपको सजाना है। स्टेटस जनरल की बैठक, स्टेटस जनरल की बैठक कब हुआ था? इसका बैठक 1789 में हुआ था। कब? 1789 में। नेपोलियन जो है, उसके बाद क्या हुआ था? लुई 16वां का हत्या हुआ था, जो कब हुआ था? 1791 1792 93 में हुआ था। 1792 93 में हुआ था। और उसके बाद लुई 16वां का हत्या के बाद फ्रांस गणराज्य हो गया था। फिर उसके बाद 1805 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना और फिर से राजतंत्र आ गया। फिर 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन हार गया था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? एक हुआ था, उसके बाद 3 हुआ था, फिर 2 हुआ था और 4 हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृष्ण मिट्टी जो है वह काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्वतः जुताई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? कावेरी नदी घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। 76 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 76 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में कोयला उत्पादन में नंबर 1 पे कौन से राज्य आते हैं? छत्तीसगढ़ आते हैं। लेकिन भंडारण में नंबर 1 पे कौन है? झारखंड है। 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। लिनोलिक जो है एक वसा अम्ल है। ब्यूटेरिक एक वसा अम्ल है। लिनोलेनिक ए नहीं है। मायरी रिस्की नहीं है और एराकीडोनिक ए है। तो 1 2 5 राइट आंसर हो जाएगा। 1 1 2 5। ठीक है, यहाँ पे 77 नंबर हम लोग देख लेते हैं। नहीं नहीं, ब्यूटारिक नहीं है, यहाँ पे लिनोलेनिक है। ठीक है, लिनोलिक और लिनोलेनिक दोनों है, नाम मिलता जुलता है। 1 3 और 5 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। अब हम लोग करीब आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग देश राजधानी ये सभी देखने वाले हैं। चलिए, तो 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवृत्ति हुआ? यह 1973 में ये हुआ और 1 अप्रैल 1974 में पूर्ण रूप से यह लागू हो गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 484 धारा है, 2 अनुसूचियां है। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रामकृष्ण कमीशन की स्थापना के विकास हेतु किया गया था? विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास हेतु। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जिसकी जो है स्थापना 1948 में किया गया था। कब? 1948 में किया गया था। विश्वविद्यालय जो है, और इसी में बताया गया जो प्रोफेसर जो है विश्वविद्यालय की, उनका जो है वह प्रति शिक्षक 100 रुपए होना चाहिए और जो छात्र है उनका 40 रुपए प्रति छात्र होना चाहिए था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटरूडिंग नोक शामिल होते हैं, जो निम्न में से किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है? सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र है कि इसमें ए जो होता है वो बटा सी ए इंटू 100 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, नशा मुक्ति। नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है? परामर्श भी देती है, मेडिकल सहायता भी देती है और यौगिक आसन भी देती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र, देखिए बिहार में शराब बंद है। भारत के कौन कौन से राज्य में शराब बंद है? बिहार में शराब बंद है, ठीक है, गुजरात में शराब बंद है, बिहार में, गुजरात में, नागालैंड में शराब बंद है, मिजोरम में शराब बंद है। ये 4 राज्य हो गए और एक यूटी लक्षद्वीप में भी शराब बंद है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले जो है शराब बंद करने वाला भारत का राज्य गुजरात है, जो 1960 में ही कर दिया गया था। 1960 में जब महाराष्ट्र से अलग हुआ था गुजरात, तो उसी टाइम में शराब को बंद कर दिया गया था। बाकी कुछ राज्य हैं जिसमें कुछ प्रावधान है, जैसे छत्तीसगढ़ सॉरी चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ में, महाराष्ट्र में, ठीक है, प्लस पंजाब में, इसमें बोला गया है कि न्यूनतम 25 वर्ष एज है शराब पीने का, इससे कम के एज आदमी नहीं पी सकता है। वहीं केरल की बात किया जाए तो केरल में 23 वर्ष है और बाकी सब राज्य में 21 वर्ष, 18 वर्ष यही फिक्स किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम, अच्छा, जो शराब है वह किस सूची का विषय है? काफी अच्छा क्वेश्चन अभी दिमाग में आ गया, हम बताते हैं। जो शराब है वह किस सूची का विषय है? शराब जो है वह राज्य सूची का विषय है, इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि हर राज्य का अपना अलग अलग कानून है, ठीक है। इसलिए राज्य सूची का विषय है यह, ठीक। और यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो नशा मुक्ति जो है वह शराब जो है अनुच्छेद 47 से संबंधित है। कैसे? क्योंकि जो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निषेध तत्व के अनुच्छेद 47 में बोला गया कि कोई भी जो स्वास्थ्य से हानिकारक मादक पेय पदार्थ है उसको राज्य प्रतिबंध कर सकती है कानून बना के, लेकिन वह दवाओं या चिकित्सा के क्षेत्र में अगर यूज होता है तो वह वहाँ पे प्रतिबंध नहीं किया जाएगा, ये बोला गया है। बिहार में भी शराबबंदी किया गया था, जो काफी फेमस है, 2016 में किया गया था। एक अधिनियम लाया गया था, शराबबंदी अधिनियम, और 2016 में 4 अप्रैल को किया गया था, ठीक है। और फिर इसमें 2022 में संशोधन किया गया और संशोधन करके ये कहा गया कि जो इसका अवैध तस्करी होता है उसको ड्रोन से इसका निगरानी किया जाएगा, ठीक है। और मद्य निषेध का भी फॉर्म भी आ गया है दरोगा वाला, ये भी आप देख ही लीजिए, भर ही लीजिए, उसमें भी हो जाएगा, दोनों का सिलेबस सेम ही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, बड़े गोले की जो त्रिज्या कितनी होगी ये आपको बताना है, मैथ का क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर बना लीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, केपलर ने कितने नियम दिए थे? केपलर ने टोटल 3 नियम दिए थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें बताया गया था कि जो सूर्य जो है वह सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, बीच में सूर्य है, ये दिया था। सेकंड में ये बताया था कि जो जितना एरिया में चक्कर लगाते हैं वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और फिर यह जो है आवर्तकाल, ये सब बताया था, 3 नियम दिया था। 85 नंबर क्वेश्चन है, बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव कौन से है? वह जीवाणु है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ पर 0 डिग्री हो जाता है? 0 डिग्री जो है वो क्षोभ मंडल में हो जाता है, ट्रोपोपॉज में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी पर कितने हैं, सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल होता है जिसमें मौसम परिवर्तन होता है, उसके बाद होता है समताप मंडल, ठीक है, लिख देते हैं समताप मंडल जिसमें वायुयान चलता है, ठीक है। यहाँ पे हम प्लेन का फिगर बना देते हैं जिसमें वायुयान चलता है, याद रखिएगा। और इसी के ऊपरी भाग में ओजोन परत है, O3। फिर उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल और फिर आता है बाह्य मंडल, ठीक है। इसी बाह्य मंडल में क्या होता है? तो इसी जो है इसी बाह्य मंडल में संचार, जो उपग्रह, ये सब रहता है, इसी बाह्य मंडल में रहता है, ठीक। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया था? फसाई के द्वारा, FSSAI के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें जो बड़े राज्य में फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे बड़े राज्य में केरल है, ठीक है। छोटे राज्यों में फर्स्ट नंबर पे कौन है? गोवा है। और यूटी में फर्स्ट नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर है। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, कामराजार पत्तन किस भारतीय राज्य के तट से के पास स्थित है? देखिए तमिलनाडु के एक फेमस बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह, ठीक है, एन्नौर बंदरगाह। इसी का नाम 2014 में चेंज करके कामराजार पत्तन कर दिया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? कैमूर और रोहतास में पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कहाँ पे? यूएसए में स्थित है और इसका स्थापना 1872 में किया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? जगत, उसके बाद वसंग, वर्ग, गुण, गण, कुल,
वंश और प्रजाति तब होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया? अजय बंगा को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था, साथ में IMF का भी स्थापना एक ही साथ हुआ था, और दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में स्थित है। दोनों को जुड़वा बहन संस्था कहा जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य का चयन करें। इसमें जो मिस्र वाक्य है, उसने अपना घर लूटा नहीं, सूरज उगने का कुहासा फट गया नहीं, उसने उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये मिस्र वाक्य। हम लोग देख लेते हैं 94, मतलब हाँ हाँ 95 नंबर, यदि कल से 2 दिन पहले एक दिन सोमवार रहा हो तो परसों के 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा? गुरुवार आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब ये 95 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे पढ़ाए जा सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, एरोवान राजधानी है, एरोवान किस देश की राजधानी है? एरोवान आर्मेनिया की राजधानी है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने देश और राजधानी का जो है, जो भी बुक में दिया हुआ था डाटा, उसको ऐड किया है स्पेशल, ताकि आपको बता सकें। जैसे तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगा, इसका मुद्रा लीरा हो जाएगा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, यहाँ का मुद्रा न्यू शेकेल। जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाएगा, अम्मान, और इसका मुद्रा दिनार हो जाएगा। कतर की राजधानी दोहा हो जाएगा, इसका मुद्रा रियाल हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी नोम पेने हो जाएगा, इसका मुद्रा रियल हो जाएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो जाएगा, इसका मुद्रा वान हो जाएगा। दक्षिण कोरिया का जो राजधानी है सियोल हो जाएगा, इसका भी मुद्रा वान हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रुनेई, ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी है, इसका मुद्रा डॉलर हो जाएगा। यमन की राजधानी सना है, इसका मुद्रा रियाल हो जाएगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, इसका मुद्रा रुपया हो जाएगा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाएगा, इसका राजधानी सिलिंग हो जाएगा। सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन हो जाएगा, इसका मुद्रा लियोन हो जाएगा। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा हो जाएगा, इसका मुद्रा नामफा हो जाएगा। बुर्किया फासो की राजधानी क्वागा देगो हो जाएगा, इसका मुद्रा फ्रैंक हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है जमैका की राजधानी क्या हो जाएगा? किंगस्टन हो जाएगा, इसका मुद्रा डॉलर हो जाएगा। ग्रेनाडा की राजधानी सेंट जॉर्ज, इसका मुद्रा डॉलर हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, इसका जो है वह मुद्रा वोलीवर हो जाएगा। रूस की राजधानी मास्को, इसका राजधानी रूबल। लिथुआनिया की राजधानी विलियस, इसका राजधानी लिथास। एस्टोनिया की राजधानी तालिन, इसका राजधानी क्रून। यूक्रेन की राजधानी कीव, इसका राजधानी हिरविनिया। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, और इसका मुद्रा गिल्डर है। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू, इसका मुद्रा मनात है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, इसका राजधानी रूबल, इसका मुद्रा रूबल है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, और इसका मुद्रा क्राउन है। कोसोवो की राजधानी प्रोस्टिना, इसका मुद्रा यूरो है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, इसका मुद्रा डॉलर है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, इसका भी मुद्रा डॉलर है। और फिजी की राजधानी सुआ, इसका भी मुद्रा डॉलर है। तो ये हमने पूरे देश और राजधानी को देख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 97 था। क्वेश्चन नंबर 98 है, बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? वह सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन ए राइट आंसर देगा। इसका भी पूरा डिटेल जो बुक में दिया हुआ है, अप्रोक्स 50 के आसपास दिया हुआ है। तो उसके लेखक के नाम और जो है पुस्तक, तो वो आप PDF में देख लीजिएगा। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग से है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमने काफी डिटेल में इसको कंप्लीट किया है। ऐसे डिटेल में अगर आप पढ़िएगा तो मजा भी आएगा, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही पड़ेगा। केवल क्वेश्चन याद करने से कुछ नहीं होता। हाँ, रिवीजन के लिए हम इसका केवल क्वेश्चन डाल देंगे, ताकि आपका रिवीजन भी करने का मौका मिले। आप यहाँ पे देख सकते हैं, खेल से संबंधित इसका भी डिटेल हमने डाल दिया है, और यहाँ पे जो प्रमुख दिवस है इसका भी हमने डिटेल डाल दिया है। तो हमने सेट 1 को यहाँ पे समाप्त कर दिया है। जो इसका सेट 1 था, सेट 2 कल आएगा, डेली एक सेट आएगा इसका, किसी किसी दिन 2 सेट आ जाएगा, जिससे आपका निकल जाएगा। अगर आप 10 सेट भी इतना डिटेल में पढ़ लेते हैं ना, तो बाकी के जो 10 सेट है वो आपको डिटेल में पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, वो सब क्वेश्चन आने लगेगा। ये बुक का जो 500 MCQ है, कल आपको देखने को मिल जाएगा। आज रिकॉर्ड कर लेंगे, कल आपको अपलोड हो जाएगा। और आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं कुछ आपको लगता है कि यहाँ इंप्रूव करना चाहिए, तो उसको भी कमेंट करके बताइए, हम जरूर इंप्रूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।